Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to World Happiness Report. So first point is Finland continues to rank as the happiest country followed by Denmark and Iceland, showing the strong role of social welfare systems and trust in governance. तो फिनलैंड ने लगातार रैंक किया है एज द हैप्पीएस्ट कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री। उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड ने, जो शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम में और ट्रस्ट इन गवर्नेंस। Second point, India's ranking remains relatively low, but there is a gradual improvement due to economic growth, digital inclusion and welfare scheme. जो इंडिया की रैंकिंग है वो रिलेटिवली अभी भी लो बनी हुई है, बट कुछ ग्रेजुअल मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। रीज़न है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल का इंक्लूजन और वेलफेयर स्कीम्स। Third point, key factors determining happiness include GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity and perception of corruption. तो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डिटरमाइन किया जाता है हैप्पीनेस, जैसे इंक्लूड जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस और जनरोसिटी, एंड द लास्ट इज परसेप्शन ऑफ करप्शंस. 4 point, social trust and community bonding have emerged as a major contributors to happiness, especially after the pandemic's long term effect. जो सोशल ट्रस्ट और कम्युनिटी का जो बॉन्डिंग है वो एक फैक्टर इमर्ज करके निकला है एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू हैप्पीनेस, मतलब ये इम्पॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूटर है टू हैप्पीनेस, स्पेशली कब आफ्टर द पैंडमिक्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. 5 point, mental health is now a central parameter with rising stress and anxiety level globally affecting happiness scores particularly among youth. जो मेंटल हेल्थ है वो बना हुआ है एक सेंट्रल पैरामीटर जो राइज कर रहा है स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल ग्लोबली, जो अफेक्ट कर रहा है हैप्पीनेस स्कोर को पर्टिकुलरली एमंग यूथ. 6 point, inequality with countries is highlighted as a major concern. Higher inequality leads to lower overall happiness even in economically strong nations. जो inequality है within the countries, एक ये हाईलाइट करता है एक मेजर कंसर्न. हायर इनइक्वालिटी मतलब अगर ज़्यादा इनइक्वालिटी है विद इन कंट्री तो वो लीड करता है लोअर और ओवरऑल हैप्पीनेस इवन इन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशंस. मान लो अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन है बट उस कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है विद इन कंट्री, तो वो इम्पैक्ट करती है इन हैप्पीनेस इवन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशंस में. 7 point, use of technology and digital public infrastructure like India's digital ecosystem is increasingly linked to improve service delivery and citizen satisfaction. तो जो हम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम हो गया वो इंक्रीजिंगली मतलब लगातार बढ़ रहा है, जो लिंक करता है टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी और सिटीजन सेटिस्फैक्शन. 8 point, the report emphasizes sustainable development and environmental quality as future drivers of happiness, linking climate action with well-being outcomes. जो रिपोर्ट है वो एम्फसाइज करती है जो डेवलपमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और इन्वायरमेंटल क्वालिटी एज फ्यूचर ड्राइवर्स ऑफ हैप्पीनेस. मान लो जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलप होनी चाहिए और जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो फ्यूचर के लिए होगी वो ड्राइवर्स होगी ऑफ हैप्पीनेस, जो लिंक करेगा क्लाइमेट एक्शन विद वेल बीइंग आउटकम्स. And the second article is related to Chief Election Commissioner. So first point is Chief Justice of India Sanjeev Khanna shifted petition challenging the law on appointment of election commissioners to another bench to avoid conflict of interest. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना है उन्होंने उनके पास जो पिटीशन आई थी वो शिफ्ट कर दी उन्होंने, जो चैलेंज कर रहा है द लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जो चैलेंज है जो अपॉइंटमेंट है ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर उसको चैलेंज कर रहा है. तो उन्होंने उस पिटीशन को शिफ्ट कर दिया है टू अनदर बेंच, जिससे क्या होगा, अवॉइड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सकता है.
Second point, the case relates to the Election Commissioner's Appointment, Condition of Service and Terms of Office Act 2023, which changed the selection process of the Election Commission of India. जो केस है वो रिलेट करता है इलेक्शन कमिश्नर, उसके अपॉइंटमेंट और उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 को, जो कुछ चेंज किए गए थे द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Third point, the new law replaced the CGI with the Union Minister in the Selection Committee for appointing the Chief Election Commissioner and Election Commissioner. जो न्यू लॉ है उसने रिप्लेस कर दिया था CGI को विद द यूनियन मिनिस्टर इन अ सिलेक्शन कमेटी. मतलब जो न्यू लॉ आया था 2023 में उसमें उसने रिप्लेस किया था CGI को with a union minister in a selection committee for appointing the chief election commissioner and election commissioner. The CGI expressed reluctance to hear the case as it directly concerned the office of the judiciary, raising concerns about conflict of interest and judiciary propriety. तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने एक्सप्रेस किया है रिलेक्टेंस, मतलब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है इस केस को हियर करने के लिए, बिकॉज ये डायरेक्टली कंसर्न करता है ऑफिस ऑफ द जुडिशरी, जो रेज करता है कंसर्न्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड जुडिशियल प्रोप्राइटरी. मतलब CGI जो कमेटी में जो मेंबर थे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उस केस को हियर करेंगे तो मे बी वो बायस्ड हो जाए अपने लिए, तो वो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. इसलिए उन्होंने इस केस को दूसरे मतलब किसी दूसरे जज को शिफ्ट कर दिया है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो. Point, petitioners including the Association for Democratic Reforms argued that the law undermines independence of the election commission. जो petitioner है including the Association for Democratic Reform, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो लॉ है वो अंडरमाइन करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन. Sixth point, the challenge is linked to the Supreme Court judgment in Anup Baranwal versus Union of India, which had earlier mandated inclusion of the CGI in a selection panel to ensure neutrality. जो चैलेंज है वो किससे जुड़ा हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इन अनूप बारनवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने विच हैड अर्लियर पहले ही मैंडेट कर दिया था इंक्लूजन ऑफ CGI इन अ सिलेक्शन पैनल, जिससे क्या हो, इंश्योर न्यूट्रलिटी. मतलब जो सिलेक्शन कमेटी उसमें पहले जो लॉ था उसमें 3 मेंबर थे. एक थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड थे हमारे CGI एंड द थर्ड लास्ट थे हमारे अपोजिशन पार्टी, मेंबर ऑफ अपोजिशन. 7 point, the petitioner contended that the 2023 law dilutes the spirit of the earlier constitution bench ruling and weakens checks and balances in electoral governance. जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कंटेंड किया है कि जो 2023 का लॉ है उसने डाइल्यूट कर दिया है द स्पिरिट ऑफ द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसने रूलिंग किया था एंड वीकेंस किया था चेक्स एंड बैलेंस इन अ इलेक्टोरल गवर्नेंस. मतलब इसमें ये कह रहा है पिटिशनर, ये कह रहा है कि जो 2023 में जो लॉ आया था उसने डाइल्यूट कर दिया है द स्पिरिट ऑफ द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग को और वीक कर दिया है जो चेक्स एंड बैलेंस थे इन इलेक्टोरल गवर्नेंस. 8 point, the case has been referred to the another bench for hearing, highlighting the importance of judicial ethics, independence and transparency in constitutional matter. जो केस है उसको रिफर्ड कर दिया गया है दूसरे मतलब अनदर बेंच फॉर हियरिंग करने के लिए, जो हाईलाइट कर रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल एथिक्स, इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. Last article is related to restoring rights. So first point is the Supreme Court of India recognized that adoptive mothers have the same right as biological mothers, marking a progressive interpretation of the constitutional right. तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया है कि जो अडॉप्टेटिव मदर्स हैं उनका सेम राइट है जैसे कि बायोलॉजिकल मदर्स का, जो मार्क कर रहा है एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. Second point, the court held that adoptive mothers are entitled to 12 weeks of paid maternity leave irrespective of the age of the child at the time of adoption. ये कोर्ट ने हेल्ड किया है, ये बोला है कि जो अडॉप्टिव मदर्स हैं वो भी इंटाइटल्ड हैं 12 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव्स के लिए,
इर्रिस्पेक्टिव मतलब किसी भी एज में बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, मतलब वो किस एज, जो बच्चे की जो एज है, एडॉप्शन ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, मतलब जिस टाइम उस बच्चे की एज है, अगर वो माँ अडॉप्ट कर रही, अब वो मैटर नहीं करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, उनको भी 12 वीक की पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाएगी, जस्ट लाइक एज अ बायोलॉजिकल मदर्स। Third point, the judgment struck down restrictive provision under the Maternity Benefit Act 1961 that limited leave benefits only to adoption of children below certain age। जो जजमेंट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है रिस्ट्रिक्टिव प्रोविज़न अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को, जो लिमिट करता था लीव बेनिफिट ओनली टू अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द सर्टेन एज, मतलब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 था वो लिमिट करता था, मतलब वो लीव को उन्हीं को देता था, मान लो वो एक उसने सर्टेन एज क्राइटेरिया डिसाइड कर रखी थी, आप इस एज तक अगर बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाएंगी, पेड मैटरनिटी लीव्स। This highlighted that adoption is an expression of reproductive autonomy, expanding the scope of individual rights under constitutional principle। जो केस है उसने हाईलाइट किया है कि जो अडॉप्शन है वो एक एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, जो एक्सपैंड करता है स्कोप ऑफ इंडिविजुअल राइट्स का अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। Point, the court emphasized that family is not defined by biologically alone but by emotional bonds, care and shared responsibility। कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया है कि जो एक परिवार होता है, जो फैमिली होता है, उसको केवल आप ये मत डिफाइन कीजिए बाय बायोलॉजिकली अलोन, बल्कि बट बाय इमोशनल बॉन्ड्स, केयर एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 6 point, the ruling promotes gender equality and gender neutral parenting, recognizing that child rearing is a shared responsibility not limited to mother। जो रूलिंग है वो प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को एंड जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग को, जो रिकॉग्नाइज करता है कि चाइल्ड को रियरिंग मतलब जो बच्चे का जो पालन पोषण होता है वो के एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों लोगों की, ना कि लिमिटेड टू मदर्स। 7 point, the court also urged the government to consider legal recognition of paternity leave, strengthening social security and work life balance। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि आप कंसीडर कीजिए लीगल रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्निटी लीव्स को, मतलब मैटर्निटी लीव्स होता है माँ को आप लीव देते हो, और जो पैटर्निटी लीव मतलब फादर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली होती है, तो लीगल रिकॉग्निशन उसको भी मिलना चाहिए पैटर्निटी लीव्स को, जो स्ट्रेंथिंग करेगा सोशल सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस। And the judgment addresses broader issue like gender pay gap and undervaluation of care work, pushing for reforms in labor laws and social security framework। जो जजमेंट आया उसने एड्रेस किए हैं ब्रॉडर इशू जैसे जेंडर पे गैप को और अंडर वैल्यूएशन ऑफ केयर वर्क, जो पुशिंग करता है फॉर रिफॉर्म इन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स।